नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। रिटायरमेंट के बाद हम कौन सा जॉब करेंगे या क्या करेंगे, वो लगभग अनसर्टेन होता है एक सर्विसमैन के लिए। ज़्यादातर एक सर्विसमैन ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं हमें कौन सा जॉब ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सारे कंट्रोल है वो हमारे हाथ पे नहीं रहता है। ये नहीं कि जॉब ज्वाइन करना कंप्लीटली हमारे हाथ में नहीं रहता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जॉब पहले मिल जाता है वो उसी जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी जॉब में ज्वाइन करना एक वाइज डिसीजन होगा, कैसे होना चाहिए वो जॉब, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है जो ध्यान में रखना चाहिए किसी जॉब में ज्वाइन करते वक्त। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इनिंग्स ऑफ लाइफ जो था वो हमारे लिए काफ़ी रफ एंड टफ लाइफ था। ये नहीं कि हम घर से दूर रह करके और बहुत कम सैलरी में हम लोग जॉब करके आए। ज़्यादातर जो सर्विस किया और जिस तरह से हमने अपना समय, अपना एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अब जो सर्विस में ज्वाइन करना है वहाँ पे ऐसे सर्विस होना चाहिए जहाँ पे आपको मिले मैक्सिमम बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स, आपका पे एंड पार्क्स, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग और भी जो भी जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सारे एट्रीब्यूट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एक सर्विसमैन जेसीओ को जहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो एजेंसीज है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ पे है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो है गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंड सेकेंड है DGR sponsored recruitment, and third one is Army, Navy and Air Force Placement Agency sponsored recruitment। ये 3 टाइप का मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स है जो एक सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है, बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑप्शंस। सो आज सबसे पहले देख लेंगे ये कौन कौन सा रिक्रूटमेंट है, फिर हम डिस्कस करेंगे इन पोस्टों में ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है वो आपको देखना है ज्वाइन करने से पहले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में एक सर्विसमैन के लिए एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक सर्विसमैन होते हैं। तो सबसे पहले जिस एजेंसी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं वह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का द्वारा जिन पोस्टों में रिक्रूटमेंट होता है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में लगभग हर साल 2000 वैकेंसीज होता है एक सर्विसमैन के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डिफेंस अथॉरिटी यानी कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, ये भी इसके लिए एक्सेप्टेड है। सो अगर आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है तब भी आप इस जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो पोस्ट होता है, मेनली ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, जो कि लेवल 5 जिसका बेसिक पे है 29,200 एंड अदर अलाउंसेस। कुल मिला के आपका इन हैंड सैलरी लगभग, इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 45,000 के आसपास फॉर ग्रुप एक्स सिटीज़ के लिए मिलता है। और भी जो पोस्ट है जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसके लिए जो वैकेंसीज बहुत लिमिटेड होता है पर इसका पे लेवल काफ़ी अच्छा है। इनिशियल बेसिक पे एंड अलाउंसेस कुल मिला के आपका 60,000 का मिलता है, पर वैकेंसीज इसमें बहुत ही कम रहता है। तीसरा जो है
टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है जिसका पे एंड अलाउंसेस कुल मिला के 35,000 के आसपास मिलता है। तो ये था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट था उसका जो बेनिफिट्स है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट होता है इसमें रिक्रूटमेंट मैक्सिमम जो ऑफिसेस में होता है। ऑडिटर एंड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए मेन जो डिपार्टमेंट है जो रिक्रूट करते हैं वो है CAG, CGA एंड अदर सिविल अकाउंट्स, जैसे पोस्टल अकाउंट्स हो गया, इनकम टैक्स अकाउंट्स हो गया। इस टाइप का जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है उन अकाउंट्स ऑफिस में भी रिक्रूटमेंट होता है, बिसाइड्स जो ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। डिफेंस अकाउंट्स है जहाँ पे एक बहुत भारी मात्रा में वैकेंसीज होता है, पर इन सभी जगह में लगभग जो ट्रांसफ़र लायबिलिटी होता है वो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी पोस्ट होता है, पर इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र बहुत कम जगह में मिलता है। मेनली जो डिफेंस अकाउंट्स होता है उसमें केवल मात्र डिफेंस अकाउंट्स में होता है, बाकी जगह में अप टू नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए जो ट्रांसफ़र लायबिलिटी है वो लगभग ट्रांसफ़र होता ही नहीं। आप एक बार जिस स्टेट में ज्वाइन किया उसी स्टेट में ही रहते हैं। सेकेंड जो है कंबाइंड HS लेवल। कंबाइंड HS लेवल का जो पोस्ट होता है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि पे लेवल 2 में आता है। आप समझ सकते हैं CGL का जो पोस्ट है और HS लेवल का जो पोस्ट है दोनों में काफ़ी फ़र्क है। CGL का जो पोस्ट है ज़्यादातर पोस्ट है पे लेवल 5 में, HS लेवल का जो पोस्ट है वो ज़्यादातर पोस्ट है पे लेवल 2 में। CGL का टैक्स असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है वो है पे लेवल 4 में, पर CGL का जो पोस्ट है इसमें देखिए जैसे टैक्स असिस्टेंट है, आप लेवल 4 में ज्वाइन करते हैं 3 साल बाद ही मैक्सिमम जगह में विदिन 3 इयर्स आपका प्रमोशन हो जाता है। आपका प्रमोशन होता है पे लेवल 6 में। सिमिलरली ऑडिट एंड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर पोस्ट में जहाँ भी आप ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर जगह में 3 साल में आपका फिर प्रमोशन हो जाता है लेवल 6 में, यानी कि सीनियर ऑडिटर या सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट में। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है इसमें इनिशियल सैलरी भी अच्छा है और प्रमोशन स्कोप भी अच्छा है। व्हेयरएज HS लेवल का जो पोस्ट होता है जो लोअर डिवीजन क्लर्क में, इसमें एक्सेप्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाकी जगह जहाँ भी आप ज्वाइन करते हैं ज़्यादातर जगह में प्रमोशन स्कोप बहुत ही ख़राब है। एक तो आपका इनिशियल पे बहुत कम लेवल का है, लेवल 2 का है, और प्रमोशन जो स्कोप ऑफ प्रमोशन है वो आपका अकाउंट्स में ठीक है। अकाउंट्स में अगर आपने ज्वाइन किया किसी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सिविल अकाउंट्स में, ऑडिट एंड अकाउंट्स में या डिफेंस अकाउंट्स में, CGA में, CAG में कहीं भी ज्वाइन किया तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके 1 साल के अंदर आप अकाउंटेंट कैडर में या ऑडिटर कैडर में प्रमोट हो सकते हैं और तुरंत फिर 3 साल बाद आप सीनियर अकाउंटेंट या सीनियर ऑडिटर पोस्ट में आप प्रमोट हो जाएंगे। पर बाकी जगह में जैसे आप MES में ज्वाइन किया या किसी मिनिस्ट्रीज़ में ज्वाइन किया तो वहाँ पे प्रमोशन स्कोप बहुत ही कम है। मिनिस्ट्रीज़ में 5 साल बाद आपको UDC में प्रमोशन मिलता है और बाकी जगह में तो प्रमोशन का कोई नामो निशाना नहीं है। आपको 10 साल बाद एक MSCP मिलेगा, जैसे MES में है। MES में अगर आपने गलती से ज्वाइन किया तो आपका प्रमोशन स्कोप इतना स्लो है वहाँ पे। मैंने देखा कई लोग हैं, मेरा जो जान पहचान का है 10 साल हो गया अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक MSCP मिलता है 10 साल में। तो वहाँ का जो प्रमोशन स्कोप है बहुत ही ख़राब है। नेक्स्ट है MTS में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इनिशियल जो पे लेवल होता है लेवल 1 में होता है। लेवल 1 का जो बेसिक पे होता है 18,000 रुपया और बाकी जो अलाउंसेस है वो तो मिलता है। इसमें कुल मिलाकर आपको 30,000 के आसपास सैलरी मिलता है। MTS का जो पोस्ट होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम वैकेंसीज होते हैं, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी है और ज़्यादातर होता है कि एक सर्विसमैन मैक्सिमम जो होते हैं सभी जगह में अप्लाई करते हैं CGL, HS लेवल, MTS, और जिन लोगों को बाकी जगह में मिलने का चांसेस है, अच्छा मार्क्स जिनका जो लोग स्कोर कर सकते हैं वो MTS में सिलेक्ट हो जाते हैं पर ज्वाइन नहीं करते हैं। इसलिए MTS में जो
जो सोचते हैं कि बाकी जगह में जिनके लिए compete करना पॉसिबल नहीं है उनको MTS में मिलता भी नहीं, यही रीज़न है। पर अगर आपको मिल गया, आप सोच रहे हैं कि आप MTS में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके लिए बाकी जगह में कोई ऑप्शन नहीं है तो MTS में अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट, सिविल अकाउंट, CGA, CAG कहीं भी ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी आपको अच्छा स्कोप है प्रमोशन का। आप MTS से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके विद इन 2 ईयर्स आप LDC बन सकते हैं और LDC से फिर नेक्स्ट ईयर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके अकाउंटेंट या ऑडिटर बन सकते हैं। यहाँ भी अच्छा स्कोप है। और अदर देन दिस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट में प्रमोशन स्कोप बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे प्रमोशन का कोई फिक्स्ड कोई रूल नहीं है, ना कोई फिक्स स्कोप है, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रमोशन स्कोप थोड़ा सा ठीक है, बाकी जगह में कोई प्रमोशन नहीं है भी तो बहुत डिलेड प्रमोशन है। ये था जो मेन जो पोस्ट है। इसके अलावा एक बहुत भारी मात्रा में वैकेंसीज होता है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, और SI इन दिल्ली पुलिस में, जहाँ पे SI रैंक में आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। SI रैंक में अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन किया तो वहाँ पे अच्छा पे स्केल बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट आप लेवल 6 में ज्वाइन कर सकते हैं और टोटल जो पे होता है बहुत ही अच्छा होता है। बट प्रॉब्लम वही है कि ये जो पोस्ट है वो आपको फिर यूनिफॉर्म पोस्ट होता है, यानी कि आपको फिर कैप बेल्ट का नौकरी करना पड़ेगा और 24 आवर्स का जॉब है। तो इसलिए बहुत लोग हैं इस जॉब को पसंद नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स ऑफ योर लाइफ इट वाज वेरी एडवेंचरस। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाँ कहीं भी जॉब करते आए, वहाँ आपने 24 आवर्स का जॉब किया, फिर दोबारा 24 आवर्स का जॉब बहुत कम लोग हैं जो लेना चाहते हैं। पर मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो सबसे अच्छा है ये CAPF का पोस्ट है आफ्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का तो बहुत ही अच्छा लेवल है, पर उसमें बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है, बहुत कम लोगों को मिल पाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो CAPF का पोस्ट डायरेक्ट इनिशियल सैलरी का अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जो लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली का बाहर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है SI इन दिल्ली पुलिस। प्रमोशन स्कोप भी बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँ जो दिल्ली में रहने वाले हैं आसपास, वो SI इन दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्शन दे के आप ये जॉब ले सकते हैं। और बाकी जो CAPF में होता है जिसका थ्रू BSF, CRPF, CISF, इसका SI रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ भी प्रमोशन स्कोप बहुत ही अच्छा है। SI से आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं और उसके बाद कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट आप बन सकते हैं। बहुत अच्छा प्रमोशन स्कोप है। पर यही है, अगर आपको एडवेंचरस जॉब अच्छा लगता है, 24 आवर्स का जॉब आपको पसंद है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का ये जो पोस्ट है ये SSC का थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ओनली हायर सेकेंडरी। अगर आप फौज में रहते हैं, स्टेनोग्राफी सीखा, या फिर आप PA या फिर स्टेनो कोई पोस्ट में आप थे डिफेंस में, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और इसका प्रमोशन स्कोप भी अच्छा है। कंपटीशन बहुत कम है एक सर्विसमैन के लिए, क्योंकि बहुत कम एक सर्विसमैन है जो स्टेनो क्वालिफाइड होते हैं। तो आपका अगर स्किल है स्टेनोग्राफी में तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आपका प्रमोशन ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ में होता है या फिर जो डिपार्टमेंट में होता है, जहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट में आप ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर। ये एक बहुत ही हाई ग्रेड का पोस्ट है मैं कहूँ SSC का, क्योंकि इसमें आपका जो ज्वाइनिंग होता है डायरेक्ट आपका लेवल 6 कहीं लेवल 7 में ज्वाइनिंग होता है। और इसके लिए आपको ट्रांसलेशन का जो स्किल वो रहना ज़रूरी है। आपका ये जो पोस्ट है इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लायबिलिटी रहता है, पर पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है। नेक्स्ट असिस्टेंट कमांडेंट का है। असिस्टेंट कमांडेंट का जो रिक्रूटमेंट होता है CAPF में, ये UPSC का द्वारा होता है, पर इसके लिए एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है ओनली 5 ईयर्स, यानी कि 30 ईयर्स तक फ्रेशर रिक्रूट के लिए है और आपके लिए 35 ईयर्स। अगर आपका एज 35 ईयर्स के अंदर है और आपका तमन्ना है कि ऑफिसर्स रैंक में जॉब करना, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल आप बहुत ही अच्छा है। इनिशियल लेवल जो होता है आप लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं इनिशियली,
और टोटल पे जो है कुल मिला के लगभग 85,000 का आसपास होता है। और इसके अलावा बाकी अदर जो फैसिलिटीज़ आपको मिलता ही है। आपका पोस्टिंग होगा आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ, इसी डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है इसी में आपका पोस्टिंग होगा। और आप असिस्टेंट कमांडेंट में जब ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन स्कोप है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन स्कोप है। जिस लेवल में आप ज्वाइन करते हैं वो इक्विवेलेंट टू आर्मी का जो लेफ्टिनेंट रैंक होता है उसी में ज्वाइन करते हैं। आप रिटायर होते हैं, कम से कम आप इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर रैंक में जाके आप रिटायर होते हैं। जिनको ऑफिसर रैंक में जॉब करना एक तमन्ना है, फौज में ऑफिसर नहीं बन पाए, उनके लिए मैं बोलूँ ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। पर एज लिमिट आपको ध्यान रखना होगा, 35 ईयर्स के अंदर आपका एज होना चाहिए। तो ये सा एसएससी का थ्रू मिलने वाला जितना भी जॉब्स है। नेक्स्ट था नेशनलाइज्ड बैंक में जो पोस्ट आपके लिए है। मेनली जो क्लर्क या असिस्टेंट पोस्ट में रिक्रूटमेंट होता है, जो कि एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल पोस्ट है। इन पोस्टों में ज़्यादातर रिक्रूटमेंट होता है बैंक में आईबीपीएस का थ्रू। कुछ बैंक्स है जहाँ पे आईबीपीएस का थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जैसे कि एसबीआई खुद रिक्रूट करते हैं, आईडीबीआई है वो खुद रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आईबीपीएस में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएट होना चाहिए आप, या फिर आपका जो डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो भी इसमें एक्सेप्टेड है। ये जो पोस्ट है आईबीपीएस का थ्रू अब जब रिक्रूट होते हैं नेशनलाइज बैंक में, किसी भी बैंक में, तो यहाँ का जो नेट सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह का जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपका बेसिक पे 11,765 में आपका बेसिक पे शुरू होगा। ये फ्रेशर रिक्रूट के लिए है। अगर आप जिस बैंक में ज्वाइन किया उस बैंक आपको पे फिक्सेशन अलाउ कर रहे हैं, यानी कि आपका लास्ट पे ड्रॉन का हिसाब से आपको पे फिक्सेशन देते हैं, तो ये तो सबसे अच्छा मॉनेटरी टर्म्स में सबसे अच्छा पोस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर रहेगा। अगर पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो मैं कहूँ ये बहुत ही बेकार पोस्ट है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। ज़्यादातर बैंक पे फिक्सेशन देते हैं, पर इसमें डीए कट होता है आपका, कोई एक डीए आपको मिलेगा, ऐसे ऑप्शन है। फिर भी मैं कहूँ अगर आपको पे फिक्सेशन मिलता है तो बैंक में ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल में आपका ट्रांसफ़र आपको विद इन द जोन होता है, आपका आउट ऑफ स्टेट कभी जाना नहीं पड़ेगा। और प्रमोशन स्कोप भी अच्छा है, आप आफ्टर सर्टेन पीरियड आप इसमें ऑफिसर भी बन सकते हैं, चाहे तो आप ऑफिसर कैडर के लिए आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। एसबीआई के लिए भी एसबीआई का भी जो पे स्केल है लगभग सेम ही है। और टोटल सैलरी जो है इनिशियल अगर है तो 20,000 के आसपास जो फ्रेशर रिक्रूट के लिए होता है। और अगर आपको पे फिक्सेशन बेनिफिट मिला है तो आपको जो लास्ट पे ड्रॉन था उसी के हिसाब से आपका सैलरी बनेगा, यानी कि मिनिमम आपको 50,000 तो मिलना ही मिलना है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आईबीपीएस का थ्रू वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा रहता है, हर साल बहुत भारी मात्रा में आईबीपीएस पे रिक्रूटमेंट होता है। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए, रूरल बैंक के लिए रिक्रूटमेंट होता है। और इसके अलावा पीओ का जो वैकेंसीज होता है उसमें बहुत कम एक सर्विसमैन है वो एलिजिबल है, क्योंकि एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर्स है एक सर्विसमैन के लिए, तो बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे एलिजिबल है। ज़्यादातर लोग जो ज्वाइन करते हैं वो असिस्टेंट या क्लरिकल पोस्ट जो होता है आरआरबी का, उसी में आपको ज्वाइन करना पड़ता है। और मैं अगेन वही कहूँगा कि अगर आपको उस बैंक में पे फिक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है तो आपको ज़रूर बैंक का जो ऑफर है अगर आपको मिल जाता है और आपका पोस्टिंग अगर आपका आसपास मिलता है तो आपके लिए एक बहुत ही वाइज डिसीजन होगा आपके लिए। नेक्स्ट है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूट करते हैं AG3 पोस्ट में, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिफेंस का जो ग्रेजुएट डिग्री है वो भी इसमें एक्सेप्टेड है। AG3 पोस्ट के लिए एफसीआई का अभी जो लेटेस्ट ओएस रिवीजन हुआ है वहाँ पे जो पे स्केल है बहुत अच्छा पे स्केल है। इनिशियल पे स्केल है 28,200 बेसिक पे है। इसके अलावा बाकी जो अलाउंसेस है, HRA है आपको मिलता है, DA मिल रहा है, इनिशियल जो DA है 22% है,
HRA है 24% फॉर एक्स ग्रुप सिटी, और आपको फ्रिंज बेनिफिट जो एक अच्छा बेनिफिट FCI दे रहा है 35% ऑफ बेसिक पे। तो कुल मिला के लगभग 48,000 के आसपास बनता है FCI का AG3 पोस्ट का जो इनिशियल फी है फॉर एक्स ग्रुप, और Y एंड Z ग्रुप के लिए 46,000 एंड 44,000 बनेगा। और प्रमोशन स्कोप भी अच्छा है, ज़्यादातर जगह में जो है डिपो एंड जनरल पोस्ट के लिए आपका प्रमोशन 3 साल में ही आप AG2 बन जाते हैं, और कैरियर एडवांसमेंट बहुत ही अच्छा है। अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा स्लो है, फिर भी 4-5 साल में तो बन ही जाते हैं, AG2 प्रमोशन मिल ही जाता है। तो FCI का जो कैरियर है अभी जो वेज रिवीजन हुआ है उसके बाद जो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बैंक से भी अच्छा है। विदाउट पे फिक्सेशन आपको इन हैंड सैलरी अगर 48,000 मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छा पोस्ट है। नेक्स्ट है ESIC। ESIC बहुत भारी मात्रा में रिक्रूट करते हैं हर साल क्लरिकल पोस्ट के लिए। क्लरिकल पोस्ट की जो पे स्केल है वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल उसी का इक्विवेलेंट पोस्ट होता है, और आपको 3 साल में फिर प्रमोशन भी मिल जाता है। 2 टर्म्स है, एक तो प्रमोशन स्कोप अच्छा है, दूसरा ट्रांसफ़र लायबिलिटी बहुत ही कम है। आप जिस स्टेट में ज्वाइन करते हैं वहीं आप परमानेंट लगभग रहते हैं। नेक्स्ट है EPFO। EPFO का भी आपको क्लरिकल या असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का कैडर में जो रिक्रूटमेंट होता है वो अच्छा है, प्रमोशन स्कोप भी ठीक है, और सेकेंडली आपका जो पोस्टिंग लायबिलिटी नहीं रहता है। आप जहाँ भी जिस स्टेट में ज्वाइन करते हैं लगभग आप वहीं परमानेंट रह जाते हैं। EPFO, ESIC, FCI एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का द्वारा जहाँ कहीं भी आप रिक्रूट होते हैं, ये सभी जगह में आपको पे फिक्सेशन बेनिफिट एज पर लास्ट ड्रॉन नहीं मिलता है। पे फिक्सेशन के लिए अभी केस टेकअप किया हुआ है जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन है थ्रू द इंडिया, DOPT एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साथ केस टेकअप किया हुआ है, और लगभग फाइनल स्टेज में है। पे फिक्सेशन बेनिफिट जो अभी तक जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑफिसर्स कैडर एंड अदर रैंक्स में, क्योंकि ऑफिसर्स कैडर को लास्ट पे ड्रॉन का हिसाब से पे फिक्सेशन बेनिफिट मिल रहा था, और अदर रैंक्स को नहीं मिल रहा था। वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको मान लिया और कंसिडर किया डिस्क्रिमिनेशन को, और DOPT ने काफ़ी सोच विचार का बाद डिसीजन में आया हुआ है कि जो मोड ऑफ पे फिक्सेशन बेनिफिट जो है PBR को भी एज पर ऑफिसर्स कैडर मिलना चाहिए। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया और ड्राफ्ट ऑर्डर भी प्रिपेयर किया हुआ है, और बहुत जल्द ही जो फाइनल ऑर्डर है वो मिल जाएगा, और इन सभी डिपार्टमेंट्स का जो एम्प्लॉयज़ है इनको भी पे फिक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। और पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स में आप जिस किसी भी पोस्ट में आप ज्वाइन करते हैं आपका सैलरी लगभग सेम ही जगह में रहेगा। यानी कि आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं, आप बैंक में ज्वाइन कीजिए या स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन कीजिए, आपका इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट आपको फ़ायदा होगा और आप लूज़र नहीं होंगे। तो ये था जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या PSU का जो था। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो रहता है वह रेलवेज़ में मेन जो ज़्यादा वैकेंसीज़ रहता है वह ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पे लेवल 1 में आप ज्वाइन करते हैं, जिसका बेसिक पे है 18,000, और कुल मिला के आपको जो है टोटल पे होता है 30,000 का आसपास। ग्रुप C क्लरिकल पोस्ट में टिकट कलेक्टर, इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इनका भी टोटल पे लगभग 32,000 होता है। और ASM कैडर जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ही कम रहता है, ASM कैडर और गुड्स गार्ड, इसमें अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका टोटल पे लगभग बनता है 50,000 का आसपास। रेलवेज में भी अभी तक कोई पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। रेलवे जोन्स है RPF कैडर के लिए पे फिक्सेशन बेनिफिट एक्सटेंड किया था, जो कि बाद में वो कैंसिल भी हो गया। तो आप किसी भी पोस्ट में आप ज्वाइन करते हैं रेलवे में, आपका ट्रांसफ़र लायबिलिटी रहता है, वो भी मेनली आपका सिमिलर जोन में ही ट्रांसफ़र होता है, जोनल ट्रांसफ़र है। आप एक जोन से दूसरा जोन में आपका ट्रांसफ़र होने का चांसेस बहुत ही कम है। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट में जो ज़्यादातर होता है
गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का PSU जो होता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे कि ब्लॉक ऑफिस होता है, म्यूनिसिपल ऑफिस होता है, हेल्थ ऑफिस होता है, पंचायत होता है, जो लोअर डिवीज़न कोर्ट या फिर हाई कोर्ट वगैरह यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छा वैकेंसीज रहता है, बहुत एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर एक सर्विसमैन यहाँ पे रहता है। इनका जो पे स्केल है हर स्टेट का अलग अलग है, ज़्यादातर स्टेट फॉलो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल को। और इसमें सबसे अच्छा एक फ़ायदा रहता है कि आपको कभी भी अपना स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप स्टेट में ही रहेंगे। प्रमोशन स्कोप थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपैरिजन में काफ़ी स्लो है, पर इसमें एक ही सुविधा है कि आपका ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा स्टेट से बाहर, आप अपने स्टेट में लाइफ टाइम आप रहते हैं। और ज़्यादातर जगह में एक ही ऑफिस में आप जहाँ पे ज्वाइन करते हैं वहीं से रिटायर भी करते हैं, ऐसे ही रहता है। तो अगर आप पोस्टिंग का जो हैज़ार्ड है आप बिल्कुल ही नहीं लेना चाहते हैं और अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं परमानेंटली, तो आप स्टेट गवर्नमेंट का जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का थ्रू मिलने वाला जो पोस्ट है। इसके अलावा DGR स्पॉन्सर्ड रिक्रूटमेंट होता है। DGR ने भी टाइम टू टाइम बहुत सारे वैकेंसीज निकालते हैं, मेनली गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों जगह के लिए। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो पे स्केल रहता है डिपेंड्स ऑन स्किल एंड क्वालिफिकेशन, और कोई फिक्स पे स्केल नहीं रहता है, पर ज़्यादातर फिक्स पे रहता है और लोअर पे ग्रेड में रहता है। और जो पोस्ट भी जो होते हैं DGR का स्पॉन्सर जो पोस्ट होते हैं ज़्यादातर कंट्रैक्चुअल पोस्ट होता है, परमानेंट पोस्ट बहुत ही कम होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। DGR स्पॉन्सर्ड जो रिक्रूटमेंट होता है आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आता है प्लेसमेंट एजेंसी स्पॉन्सर्ड रिक्रूटमेंट। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का जो प्लेसमेंट एजेंसीज होता है, ये तीनों एजेंसी कुछ वैकेंसी स्पॉन्सर करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। ज़्यादातर ये पोस्ट रहता है टेम्पोररी पोस्ट रहता है, कंट्रैक्चुअल बेसिस पे रहते हैं। सेम वही बात आता है जैसे कि DGR स्पॉन्सर्ड रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना इस एज में थोड़ा मुश्किल है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप स्पॉन्सर्ड रिक्रूटमेंट बाय प्लेसमेंट एजेंसी इसका सुविधा आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि तीनों कैटेगरी का जो पोस्ट है, जिस पोस्ट का जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गया, प्रमोशन हो गया, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया और नेचर ऑफ जॉब हो गया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं होता है, पर आपको अपना हिसाब से, अपना सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको देखना है कि मैं अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, मान लीजिए आपको बैंक में भी मिला है, स्टाफ सिलेक्शन का भी जॉब आपको मिल गया, आपको रेलवे में भी मिला है, और कई सारे जगह में आपको सक्सेस मिला है, तो उस समय आपको अपना चॉइस करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा आपको जहाँ कहीं भी मिलता है फर्स्ट वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम देखते हैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकालने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, एग्ज़ाम होने के बाद भी रिज़ल्ट निकलता नहीं, 2 साल 3 साल तक कोर्ट केस में फंसा रहता है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी एक ही जगह में आपको मिला है, बाकी जगह का अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं मिला, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे ज्वाइन कर लीजिए। एज़ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन करते हैं, और आप जब ज्वाइन करते हैं आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप और जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसका एक लिस्ट बना के आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, ताकि अगर उस डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट निकल जाता है और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो इस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप उस डिपार्टमेंट में, नए डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, पहले नहीं था। 2014 अगस्त के बाद ये रूल लागू हुआ है, और इसके लिए इसका जो सुविधा है आप उठा सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा पहले आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है वहीं आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फिर आप शिफ्ट कीजिए जैसे सब्सिक्वेंट जो रिक्रूटमेंट है उसका रिज़ल्ट निकलता है। तो पर जैसे कि आपको बताया कि जो पोस्ट का प्रमोशन, ट्रांसफ़र
मॉनिटरी बेनिफिट, ये सभी चीज़ों का देखते हुए, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ज्वाइन करना चाहिए। और इनमें से जो बेस्ट कैटेगरी अगर आप कहेंगे तो मैं तो कहूँगा SSC CGL का जो पोस्ट होता है नंबर 1, नंबर 2 है बैंकिंग का जो पोस्ट होता है, नंबर 3 है FCI का AG3 लेवल का जो पोस्ट है, और रेलवे का नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे ASM एंड गुड्स गार्ड। ये जो है टॉप रैंक का जो कुछ जॉब्स है, इसमें अगर मिल जाता है किसी भी जगह में तो आप बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए, सब्जेक्ट टू आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। हाँ, ये तो ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे आपका पोस्टिंग अगर है तो उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं, चाहे आपका सैलरी कुछ कम हो तब भी ये आपके लिए बेहतर है। तो ये सारी चीज़ों का जो ऑप्शंस है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपका क्या पसंद है, आपको एडवेंचर पसंद है, आप घर से दूर रहना पसंद करेंगे या नहीं, आप कैरियर के लिए आप सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ आपका पर्सनल इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह का जॉब करना चाहते हैं इस पर डिपेंड करते हैं। पर ये सारे जॉब्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल होगा। एनी हाउ, आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो का अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।